टीचर्स डे के अवसर पर आप लोगों की तरफ से इतने सारे मैसेजेस आए, इतनी सारी शुभकामनाएँ आई कि मैं मतलब शब्दों में बयाँ नहीं कर सकता हूँ। मतलब आई एम ओवरवेल्म्ड। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि आपको रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मैं क्या दे सकता हूँ? तो मैंने सोचा कि जो एमएम अकेडमी ऐप है, उस पे जो यूपीएससी बाकी स्टेट पीएससी के लिए जो प्रीमियम कंटेंट है, मतलब सभी कोर्सेज़ जो है वो अवेलेबल है। तो प्रीमियम कंटेंट में से मैंने सोचा कि एक कोर्स मैं आपके लिए फ्री में यूट्यूब पर डालता हूँ, जिससे कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को इस कोर्स का फ़ायदा होगा। तो वो कोर्स कौन सा है? वो है एंशिएंट हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री मैंने क्यों चुना है? मैंने टेलीग्राम पर भी और इंस्टाग्राम पर भी मैंने ये जो है अपडेट किया था। ये मैंने इसलिए चुना क्योंकि यूपीएससी में और बाकी स्टेट पीएससी में जो एंशिएंट हिस्ट्री है, उसका क्राइटेरिया और उसका जो वेटेज है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। मतलब अभी अगर आप देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री दोनों ऑलमोस्ट यहाँ पर इक्वल लेवल पर वो लेकर आ गए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें एंशिएंट हिस्ट्री के देखने को मिलते हैं और इसीलिए एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कोर्स आप ये देख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। और मेरी बस रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। एक सेपरेट प्लेलिस्ट जो है वो भी मैं बना दूंगा और जितने भी वीडियोस हैं वो आते रहेंगे। हफ्ते में 2 वीडियोस जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री के आएंगे एंड ये जो कोर्स है पूरा कोर्स यूट्यूब पर आ जाएगा। बस आपसे दरख्वास्त है कि आप शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें फ़ायदा मिले। लेकिन यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ आपको अगर बाकी भी कोर्सेज एंजॉय करने हैं तो आपको उसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा एमएम अकेडमी ऐप। तो एमएम अकेडमी ऐप आप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको जितने भी कोर्सेस हैं मतलब GS 1 2 3 4 सभी कोर्सेस वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी लोएस्ट प्राइजेस पर है। मतलब समझ लीजिए कि 1000 रुपीज़ पर मंथ भी नहीं है। इतना तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इतनी बड़ी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इससे ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी और क्या होगी, क्या हो सकता है। तो इतने कम प्राइस, मतलब जहाँ पर आप कंपेयर कीजिए जहाँ पर 2-2 3-3 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, वहाँ पर महीने का 1,00,000 भी नहीं है, 1,000 भी नहीं है। इतना कम जो प्राइजेस है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और जो कोर्सेस है उन्हें एंजॉय कीजिए। आपका सपोर्ट, आपका प्यार इसी तरह बरकरार रहे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जो कि है प्री हिस्ट्री। यहाँ पर जब हम ओल्ड डेज की बात करते हैं, पुराने दिन, है ना, मतलब हमने जो हमारे पूर्वज है उनके मुंह से काफी बार, मतलब हमारे दादाजी हो गए, उनके मुंह से काफी बार सुने हैं पुराने दिन है, वो कितने अच्छे थे, पुराने गाने कितने अच्छे थे, है ना। लेकिन यहाँ पर जब हम ओल्ड डेज की बात कर रहे हैं तो उनके जमाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम काफी पुराने दिनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है प्री हिस्ट्री, फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री, फिर आता है हिस्ट्री पीरियड। तो इस तरीके से जो 3 भाग है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम जो प्री हिस्ट्री है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो जब हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ये वो पीरियड है जहाँ पर ह्यूमंस जो है उनका यहाँ पर आगमन होता है। मतलब फर्स्ट अपीयरेंस जो है ह्यूमंस का वो हमें देखने को मिलता है। मतलब ह्यूमंस ने पहली बार ह्यूमंस को देखा था। ह्यूमन ने कभी अगर पानी पीने के लिए कोई नदी के पास गया होगा तो वहां पर खुद की परछाई को देखकर बोल रहा होगा, यार ये कौन सा जानवर है। अब ह्यूमन भी कितना आयरोनिक है। आज के ज़माने में अगर देखो तो अगर ह्यूमंस को आप जानवर बोलो तो चिढ़ जाता है, वही अगर आप शेर बोलो तो रौब में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, प्री हिस्ट्री में हमें फर्स्ट अपीयरेंस जो ह्यूमंस का वो देखने को मिला था। अब उस जमाने में कौन कौन सी चीज़ें हुई थी, ह्यूमंस किस तरीके से रहा करते थे, उनकी सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ किस तरीके की थी, ये हमें उनकी राइटिंग से तो पता नहीं चल सकता है, क्योंकि राइटिंग जो है उस टाइम पर नोन थी ही नहीं। तो इसीलिए जो भी चीज़ें हमें उनके बारे में पता चलती है वो पता चलती है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के जरिए। तो इसके ही जरिए हमें पता चलता है कि कौन कौन से एज रहे होंगे, उस टाइम पर लोगों ने किस तरीके से काम किया होगा, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताते होंगे, क्या उस टाइम पर मोबाइल फ़ोन थे, क्या वो गेम खेला करते थे, क्या वो यूपीएससी की प्रिपरेशन उस टाइम पे भी किया करते थे। तो यहाँ पर हमें अलग अलग एज देखने को मिलते हैं। तो इसमें पहला एज आता है पैलियोलिथिक एज, ठीक है। तो पैलियोलिथिक एज में बेसिकली अगर हम देखें तो ओल्ड स्टोन एज इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका मतलब होता है स्टोन और इसका मतलब होता है ओल्ड। तो ओल्ड स्टोन एज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है नियोलिथिक, मतलब यहाँ पर क्या है, लियोथिक, लिथिक तो है ही, मतलब स्टोन तो है ही, लेकिन इसमें आता है न्यू स्टोन, ठीक है, नया स्टोन यहाँ पर आ रहा है। और फिर यहाँ पर हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है मेटल एज।
तो इस तरीके से हमें जो 3 एजेस है ये देखने को मिलते हैं, और तीनों ही एजेस को हम अच्छी तरीके से समझेंगे, जिससे कि हमें ह्यूमंस का इवोल्यूशन जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले जो ह्यूमंस हैं वो किस तरीके शिकार किया करते हैं, उनके पास किस तरीके के पत्थर रहा करते थे, क्योंकि स्टोन एज था, है ना। फिर मेटल में वो कैसे तब्दील हुए, मेटल उनके हाथ में कैसे आया, ये जानना बहुत जरूरी है। तभी तो हम समझेंगे ना कि हम अभी तक पत्थर का ही इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग जो मेटल्स है उनका इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हैं। तो हमें एज देखने को मिलता है, स्पेशल मेटल एज। तो अब यहाँ पर हम प्रोटो हिस्ट्री जब अब देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि राइटिंग जो है वो नोन थी, ठीक है, लेकिन उसे डिकोड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आप देखो तो वहां पर काफी सारी चीजें लिखी हुई है, हमें देखने को मिलती है कि भैया राइटिंग में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन समझना काफी मुश्किल है, ये कौन सी लिपि है। इस तरह के सवाल जो है वो लोगों के मन में आते हैं। तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड हम बोल सकते हैं बिटवीन द एडवेंट ऑफ लिटरेसी, जो सोसाइटी में लिटरेसी जो है वो डेवलप हो रही थी। तो इस तरीके से हमें ये एज देखने को मिलता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे मैंने आपको कहा, काफी इंपॉर्टेंट है, और इसे कैरेक्टराइज किया जाता है ब्रॉन्ज से भी, क्योंकि इस ब्रॉन्ज का इस्तेमाल इसमें काफी ज्यादा हुआ करता था, और इसीलिए इसे ब्रॉन्ज एज जो है वो भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये काल था जहां पर काफी ज्यादा ब्रॉन्ज की जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती थी। ये हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जब देखेंगे उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हमें हिस्टोरिक पीरियड देखने को मिलता है। हिस्टोरिक पीरियड अगर हम देखें तो राइटिंग जो है काफ़ी अच्छी खासी लोगों को आती थी, और इसे एनकोड करना भी काफ़ी आसान हो गया था, ठीक है। मतलब हमें समझ में आ रहा था कि लोगों को कहना क्या है, क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या वो बातें कह रहे हैं। और यही वो पीरियड था जहाँ पर आर्यन सिविलाइजेशन जो है उसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जहाँ वैदिक एज होता है, आयरन एज होता है, उसकी शुरुआत होती है। और यहाँ पर वेपन्स अगर हम देखें तो आयरन और स्टील के देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वैदिक सिविलाइजेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आयरन है, स्टील है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब देखिए इंसान भी कितना खतरनाक एक प्राणी है कि पहले उसने अपनी भूख मिटाने के लिए जो वेपन्स है उनको बनाने की शुरुआत की। अब धीरे धीरे जो जो दूसरे ह्यूमंस है उनको ही मारने के लिए इस वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से इवोल्यूशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम प्री हिस्ट्री जो है आज देखने वाले हैं। अब प्री हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हमें स्टोन एज देखने को मिलता है। अब स्टोन एज की जब हम बात करते हैं तो 3 भागों में डिवाइड होता हुआ ये देखने को मिलता है। एक हमें देखने को मिलता है पैलियोलिथिक, है ना। ये लिथिक मतलब क्या होता है, स्टोन। तो पैलियो मतलब होता है कि ओल्ड स्टोन, तो ये होता है ओल्ड स्टोन। आप यहाँ पर जो एरा है उनका वो देख सकते हो। फिर दूसरा आता है मेसोलिथिक, इसका एरा आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद आता है नियोलिथिक, इसका एरा आप यहाँ पर देख सकते हो। अब जब हम पैलियोलिथिक की भी बात करते हैं तो वो भी अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आता है लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। मतलब ये बेसिकली इस तरीके से है, ये लोअर हो गया, ये मिडल हो गया और ये अपर हो गया। तो इस तरीके से जो पैलियोलिथिक एज है उसे भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो अब यहाँ पर जब हम ये डिवीजन देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि पैलियोलिथिक जो है वो बट ऑब्वियसली कि सबसे लंबा चलने वाला काल रहा है, ठीक है। और यही चीज हम जब पैलियोलिथिक देखेंगे तब उसमें हमें देखने को मिलेगी। तो ओल्ड स्टोन एज अगर हम देखें, सबसे लंबा चलने वाला काल रहा है, सबसे लंबा चलने वाला एरा रहा है। इसीलिए तो आप देख सकते हो लोअर, मिडल, अपर, ये सब हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर प्री हिस्ट्री में हम मेटल एज जब देखते हैं तो वो भी 3 भागों में डिवाइड होते हुए देखने को मिलते हैं। एक है चाल्कोलिथिक एज, दूसरा होता है ब्रॉन्ज एज, और तीसरा आता है आयरन एज, जो सबसे एडवांस एज जो है वो माना जाता है। तो इस तरीके से जो प्री हिस्ट्री है उसे हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पर प्री हिस्ट्री जो है जो हम देख रहे हैं उसके सोर्सेस क्या क्या है। मतलब क्या हम हवा में देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा मन किया यार उस टाइम पे जो लोग हैं ना वो ऐसे रहते होंगे, उस टाइम पे लोगों का इस तरीके से ऑरा रहता होगा, उस टाइम पे लोग ना इस तरीके की चड्डियाँ पहनते होंगे, ऐसा क्या हम अपने मन से देख सकते हैं, अपने मन से समझ सकते हैं? नहीं। यहाँ पर कुछ सोर्सेज जो है उसके बलबूते पर हम बोल रहे हैं, उसके एविडेंसेस पर हम बोल रहे हैं कि प्री हिस्ट्री में लोग जो है वो इस तरीके के रहे थे, उस टाइम पे लोगों के पास ये चीज़ें थी, ये हम बोल सकते हैं। तो सोर्सेज जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। जो आर्कियोलॉजी होती है, जो नीचे गड़ी हुई चीज़ें हैं वो जब हम देखते हैं, या फिर जो लिखी हुई चीज़ें होती है वो हम देखते हैं, या फिर जो पेंटिंग्स बनाई जाती है वो हम देखते हैं, है ना। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, उसी के साथ साथ जो टूल्स बनाए गए हैं स्टोन से। तो हमें क्या है कि यहाँ पर जो वो काल था, वो जो पीरियड था, उस टाइम पर सिर्फ स्टोन की ही बनाई हुई चीज़ें दिखाई दे रही थी, हमें मेटल की नहीं दिख रही थी, हमें ब्रॉन्ज की नहीं दिख रही थी, हमें अलग अलग चीज़ों की नहीं दिख रही थी। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि उस टाइम पर सिर्फ स्टोन जो है उसी का इस्तेमाल हो रहा था, है ना। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो हॉर्न्स थे, बोन्स थे एनिमल्स के, उसके भी जरिए हमें पता चला।
उसी के साथ साथ जो पेंटिंग्स है उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चली प्री हिस्ट्री के बारे में। उसी के साथ साथ जो स्कल्स थे, है ना, जो रूल्स थे, इसके वजह से भी हमें पता चला। तो सोर्सेज जो है, देखिए कभी कभार क्या होता है, आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ प्री हिस्ट्री। तो नीचे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, टूल्स एंड ये, सेकंड दिया जाएगा पेंटिंग, फिर इस तरीके से, है ना। तो ऐसे आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। और मैं ये आपको बता दूं कि एंशिएंट हिस्ट्री इज ऑल अबाउट फैक्ट्स। तो यहाँ पर आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी ज़्यादा याद रखनी पड़ेगी। यही खासियत है एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम एंशिएंट हिस्ट्री को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर हमें एंशिएंट हिस्ट्री कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखना तो है, लेकिन पीएचडी भी नहीं करनी है, ठीक है। हमें हिस्टोरियन नहीं बनना है। और इसीलिए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वही चीज़ों को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर एग्जिस्टेंस अगर हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का, तो किस तरीके से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है उनके जरिए हमें पता चला कि ये सारी चीज़ें हैं। कैसे हमें पता चलता है, मतलब अगर हमने निकाल भी लिया कि हमने एक आधा जो बोन स्ट्रक्चर है वो अगर निकाल लिया, हमें एक स्कल देखने को मिल गया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन से काल का है, ये उसी काल का है या नहीं है। नहीं तो एक आधा एक जो एक कवटी होती है ना, हड्डी का ढांचा, वो अगर हमें मिल गया नीचे ज़मीन में गड़ा हुआ, हम सोच रहे हैं कि भैया ये तो है 5,000 साल पहले का, 5,700 साल पहले का, लेकिन वो निकला कुछ समझ लीजिए 100 साल पुराना। तो ये कैसे पता चलता है? तो इसकी भी कुछ हमें जो साइंटिफिक जो मेथड्स है वो देखने को मिलती है। अब ये साइंटिफिक मेथड जो है वो कौन सी है? तो यहाँ पर प्री हिस्ट्री पीरियड जो है वो साइंटिफिकली दो टेक्निक्स के जरिए हमें देखने को मिलती है। तो इसमें पहली जो टेक्निक है वो हमें देखने को मिलती है रेडियो कार्बन डेटिंग, और दूसरी यहाँ पर देखने को मिलती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब यहाँ पर जब हम रेडियो कार्बन डेटिंग की बात करते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है ये बेस्ड है ऑन द लॉस ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक मटेरियल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर हम डिटेल में देखें तो ये तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखेंगे ही, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे उस टाइम पर ये रेडियो कार्बन डेटिंग तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि रेडियो कार्बन डेटिंग बेसिकली होता क्या है। देखिए, कोई भी लिविंग बींग, कोई भी लिविंग बींग जो है ये कार्बन को अपने शरीर में लेता है, ठीक है। कोई भी लिविंग बींग देख लीजिए अपने कार्बन को अपने शरीर में लेता है, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है तो फिर वो कार्बन इनटेक उसका बंद हो जाता है। अब कार्बन जो है अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो कार्बन 14 जो है इसका एक लाइफ स्पैन होता है ना। हमारे शरीर में अब तक मैं जिंदा हूं तो मैंने अपने शरीर में कार्बन जो उसका इंटेक किया है, लेकिन जैसे ही मेरी डेथ हो जाएगी उसके बाद कार्बन इंटेक जो है वो अपने आप बंद हो जाएगा। अब कार्बन इंटेक जब बंद हो गया है तो मतलब नया कार्बन नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर जो मेरे शरीर में कार्बन है वो डीके होना शुरू होगा, ठीक है। वो डीके होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसका जलना शुरू हो जाएगा। और इसका एक टाइम पीरियड होता है, मतलब इसका टाइम पीरियड कितना होता है, अगर हम इसकी हाफ लाइफ देखें तो हमें देखने को मिलता है 5730 ईयर्स, ठीक है। मतलब कोई भी अगर कार्बन है, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत ही पुराना एक ढांचा देखने को मिला है, हड्डियों का ढांचा देखने को मिला है जमीन के नीचे से गड़ा है, अब उसको अगर हम देखें और अगर उसमें हाफ कार्बन हमें देखने को मिलता है कि भैया इसमें जो कार्बन है, कार्बन कंटेंट है वो हाफ हो चुका है, तो मतलब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ढांचा रहा होगा ये रहा होगा 5330 साल पुराना। इस तरीके से हम यहाँ पर जो लाइफ है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कार्बन डेटिंग, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है, ट्री के रिंग्स, ट्री के रिंग्स होते हैं वुड में, और उससे हम काउंट करते हैं और उसके जरिए हम डेट जो है वहां तक पहुंच सकते हैं कि भैया कितना पुराना ये रहा होगा, ठीक है। तो ये जो दो टेक्निक्स है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है रेडियो कार्बन डेटिंग और दूसरी है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो ट्री के रिंग्स है, इन रिंग्स के जरिए भी हम पता लगा सकते हैं कि कितना पुराना ये स्ट्रक्चर जो है वो रहा होगा, मतलब कौन से जमाने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पर पता चलता है। हम नहीं तो नॉर्मली होता है ना कि एक आधा एक पुराना झुमका हमें मिल गया तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये जो है ये इतने साल पुराना रहा होगा, ये उस जमाने का रहा होगा, है ना। या फिर कोई अगर महाराजा वाला कड़ा मिल जाता है तो महाराजा जब थे उस टाइम का ये कड़ा रहा होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी दो हमें टेक्निक देखने को मिलती है और ये साइंटिफिक टेक्निक है, अंदाजे पर बेस नहीं होती है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्री हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हमें दो मेन स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, एक है स्टोन एज और दूसरा है मेटल एज। इन दोनों को मिलाकर हमें प्री हिस्ट्री जो है वो समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टोन एज की, ठीक है। तो अब ये जो पूरा पीरियड है, ये जो पूरा कार्यकाल है, ये हम चार भागों में पढ़ने वाले हैं क्योंकि इन चार भागों में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब क्वेश्चन स्पेसिफिक हम यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आपको बेस पता चल गया होगा कि कैसे हम यहाँ पर ये सारी चीज़ों पर पहुंचे हैं, है ना, कैसे हम ये सारी चीज़ों को पता लगा पाए हैं। तो ये 4 भागों में हम इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में इन्हीं 4 भागों पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है सोशल, सोशल उनका बैकग्राउंड किस तरीके से रहा होगा, सोशली वो कैसे रहते होंगे। दूसरा है इकोनॉमिक, मतलब वो पैसे क्या कमाते थे, क्या उस टाइम पर जैसे हमारे नोट्स है उसी तरीके पैसे चलते थे। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है टूल्स, कैसे टूल्स का वो इस्तेमाल किया करते थे। और फोर्थ हमें देखने को मिलता है साइट्स, कौन कौन सी साइट्स इनकी रही होगी। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको इसके रिगार्डिंग पूछी जा सकती है और इसी हिसाब से हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तैयार हो ना? नींद वींद तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है ना? चलो, नींद आ भी रही है तो चैन से सोना है तो जाग जाओ, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं आप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो शुरू होती है एग्जाम परस्पेक्टिव से। लाइफ इन स्टोन एज, कई बार ऐसे टाइटल्स हमें देखने को मिलते हैं, लाइफ इन लवासना, लाइफ इन ये, लाइफ इन वो, लाइफ इन यूरोप, लाइफ इन ये, है ना। तो यहाँ पर लाइफ इन स्टोन एज, स्टोन एज में लोग कैसे जीते होंगे, मतलब यार अपने आप ये देखकर ही ना एक्साइटमेंट आ जाती है कि यार लोग कैसे रहते होंगे वहां पर स्टोन एज में, लोग कैसे कैसे बर्ताव करते होंगे, है ना, जीने के लिए क्या करते होंगे, है ना। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या उस टाइम पे एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल फोन थे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्टोन एज अगर हम देखें तो एक ऐसी एज है जहां पर स्टोन जो है वो वाइडली इस्तेमाल किया जाता था। ज्यादातर चीज जो एक सबसे ज्यादा एक जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया जाता था वो स्टोन था, इसीलिए उसको नाम ही दे दिया भैया स्टोन एज, दूसरा कोई नाम इनको सूझा ही नहीं। तो लाइफ इन स्टोन एज, ठीक है। तो टूल्स बनाने के लिए बोलिए, वेपन्स बनाने के लिए बोलिए, जो पत्थर है जो स्टोन है उसी का इस्तेमाल किया जाता था। पत्थर अपेंडेंस में पड़ा हुआ था तो उनको वही दिख रहा था कि भैया ये है, उनको पता चला कि इतना कड़क है, अगर किसी को मारा जाए तो मर ही जाए, तो इसीलिए उसका इस्तेमाल करने लगे और फिर धीरे धीरे उनके टूल्स बनाने लगे, उसके वेपन्स बनाने लग गए। अब टूल्स और वेपन्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी एक सवाल आ रहा होगा ना आपके दिमाग में। तो यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चनिंग चलती रहनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे जिस तरीके के स्टोन इस्तेमाल किए जाते थे उससे हम यहाँ पर ये जो स्टोन एज है इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। और ये 3 भाग कौन से हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, तो आप रिकलेक्ट कीजिए। स्टोन एज के 3 भाग कौन कौन से हैं, जल्दी जल्दी रिकलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर पहला हमें देखने को मिलता है पैलेलिथिक एज, मतलब ओल्ड स्टोन एज, है ना, ओल्ड स्टोन एज हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो पत्थर है वो पुराने टाइप के रहते थे, मतलब ना शार्प रहता था उसमें ना कुछ, सीधा पत्थर उठाया मारना शुरू कर दिया, वो मर गया, उसको खा लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टोन जो है वो डेवलप होता गया, है ना। मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो हंटिंग गैदरिंग जो है ये प्रिमिटिव टूल इसका इस्तेमाल किया है, जो बहुत बड़े बड़े थे, मतलब बड़ा बड़ा पत्थर लिया, एक आधा कोई जानवर दिखा, बड़ा पत्थर लिया उसके ऊपर मार दिया, दन दना दन दन, और इस तरीके से उसको खा लेते थे, है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है पैलियोलिथिक एज में। फिर दूसरा यहाँ पर एज आता है जिसका नाम है मेसोलिथिक एज, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़े एडवांस तरीके के जो टूल्स है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मिडल स्टोन एज इसे कहा जाता है। और इसमें अगर आप देखो हंटिंग गैदरिंग जो है ये टाइनी टूल्स, मतलब यहाँ पर अब बड़े बड़े पत्थर नहीं, यहाँ पर जो छोटे छोटे पत्थर है, छोटे छोटे टूल्स है, एरो, ये सब का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब उनको पता चला कि यार ये पत्थर अगर मैं पूरा इस तरीके से मारूं तो वो नहीं मर रहा है, वो सिर्फ काव 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 करके भाग रहा है, लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा शार्प कर दूं ना, क्या हुआ होगा, कैसे डेवलप हुआ होगा ये, कैसे डेवलप हुआ होगा। एक आधा पत्थर होगा नेचुरली उसमें कोई धार होगी, है ना, तो धार पकड़ के उसने मारा होगा और वो मर गया होगा, इजीली मर गया होगा, एक ही बार में मर गया होगा जो जानवर है। फिर इसको लगा होगा यार इस तरीके से जो हम धार है वो लगा सकते हैं, मतलब इस तरीके से जो शार्पनेस है वो हम दे सकते हैं, और फिर धीरे 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 उन्होंने शार्प देना शुरू कर दिया। ये हुआ मिडल स्टोन एज में। और फिर हमें थर्ड पार्ट जो है वो देखने को मिलता है नियोलिथिक, नया स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो फूड प्रोडक्शन जो है, कल्टीवेशन जो है, एनिमल हस्बेंडरी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था। मतलब अब यहाँ पर सिर्फ एनिमल्स को मारना ही नहीं तो उनको पालना भी यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो शुरू हो गया था, एनिमल हस्बेंडरी जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो 3 भाग है वो देखने को मिलते हैं और तीनों ही चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप में डेवलप हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पैलियोलिथिक एज, मतलब ओल्ड स्टोन एज। 5000 से लेकर तो 10,000 बीसी तक हमें देखने को मिलता है। बीसी मतलब क्या है, क्या है, ये बिफोर क्राइस्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे सोशल लाइफ, जैसे मैंने आपको बोला था 4 भागों में आप देखेंगे। सोशल लाइफ सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल लाइफ किस तरीके की थी। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि ये लॉन्गेस्ट है ऑफ ऑल दी एज। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था लॉन्गेस्ट चलती है ना, 5000 से लेकर 10 साल बीसी तक लॉन्गेस्ट चल रही है। प्रिमेटिव एज है, प्रिमेटिव एज है ह्यूमन बींग्स का, मतलब यहाँ पर फर्स्ट जो ह्यूमन बींग्स है वो अपियर हुए थे, इनको कुछ पता नहीं था,
मतलब इनको ये भी पता नहीं था कि भैया ये झाड़ पत्ती जो है वो खा सकते हैं या नहीं, या फिर भूख लग रही है, भूख लगने पर खाना चाहिए या नहीं, ये भी नहीं पता चल रहा था। एकदम मासूम थे, मासूमियत की हद थी उस टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिमिटिव स्टेज जो है वो हमें देखने को मिलती थी ह्यूमंस की, एकदम स्टार्टिंग वाली एज थी जहाँ पर ह्यूमंस जो है वो जस्ट डेवलप हुए थे। ये बाल उनके आड़े टेढ़े जा रहे हैं, एकदम अलग ही दिख रहे हैं। प्रिमिटिव मेन्स जो है वो मोस्टली नोमैड्स थे, और उसी के साथ साथ प्लेस टू प्लेस खाने के लिए भटकते रहते थे। मतलब एक कोई उनकी परमानेंट जगह नहीं थी। आज अगर हम देखें तो आज हमारा एक घर है ना, परमानेंट एक रेसिडेंस है। उसी के साथ साथ खाना जो है हम जाकर लेकर आते हैं। लेकिन उस टाइम पर कैसा था, उस टाइम पर इतने सारे लोग नहीं थे, है ना। उसी के साथ साथ उनको कोई परमानेंट रेसिडेंस नहीं था। जहाँ उनको खाने को मिले वहाँ चले गए, जहाँ फूड सर्चिंग में चले गए वहाँ चले गए, रात हो गई वहीं सो गए, वहीं थक गए वहीं सो गए, है ना, और फिर सुबह उठे खाने की सर्च में चले गए। तो इस तरीके से हमें उनकी जो लाइफ है वो देखने को मिलती थी। नोमैड जो है वो उनके प्रे को फॉलो करते थे, और क्योंकि उनका प्रे मतलब क्या है, जो उनको हंटिंग करना है, जिस तरीके शेर शिकार करता है ना, उसी तरीके से ये जो लोग हैं ये भी उसका शिकार किया करते, क्योंकि उनको पता नहीं था कि भैया फूड जो है वो प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। फूड अनाज जो है वो पकाया भी जा सकता है, उसको खाया किस तरीके से जा सकता है, मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो। तो ये जो चीज़ है, ये सोशल लाइफ इनकी हमें देखने को मिलती है। धीरे धीरे देखिए माइंड किस तरीके डेवलप होता गया लोगों को, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कि ह्यूमंस जो है उन्हें कहा जाता था हंटर गैदरर। क्या कहा जाता था, हंटर गैदरर। क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये लोग हंटिंग किया करते थे। हंटिंग के जरिए जो खाना है वो यहाँ पर खाया करते थे, है ना। क्योंकि कौन कौन सी चीज की करते थे, वाइल्ड एनिमल्स की, फिशिंग की। फूड गैदरर्स जो है जैसे कि नट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, रूट्स हो गए, ये सभी चीजें जो है वो खाया करते थे। और फिर उनको क्या लगता था, ये जिस तरीके से एनिमल जो है वो नेचुरली आए हैं, उसी तरीके से जो प्लांट जो फ्रूट्स हम खा रहे हैं ये भी नेचुरली हो रहे हैं। फिर क्या हुआ का, किसी इंसान ने वो जो फ्रूट है वो खाया होगा, बीज वहीं पर फेंक दिया होगा, और फिर वहीं पर अगर वो कुछ दिनों के लिए रहा होगा तो वहां पर जो पेड़ है वो उगना शुरू हो गया होगा। उससे पता चला अच्छा, मतलब ये जो पेड़ है ये हम उगा सकते हैं। फिर उसने इस तरीके से एग्रीकल्चर जो शुरू हुआ होगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है, देखते हैं ऐसा ही हुआ है नहीं आगे। अब यहाँ पर डिवीजन जो है लेबर का वो भी देखने को मिल रहा था। मतलब मेन जो है वो हंटिंग और एनिमल्स में इन्वॉल्व थे, और फिर विमेन जो है और जो बच्चे हैं उनको कम, ये क्योंकि खतरनाक चीज़ है। जो एनिमल है सीधा अगर उसने मारना शुरू कर दिया, तो सीधा अगर आक्रमण कर दिया, तो मेन जो है यहाँ पर स्ट्रांग रहते थे। विमेन जो है उनको यहाँ पर कम हार्मफुल चीज़ें दिया करते थे, लेस रिस्की उनके पास काम दिया करते थे, जैसे कि फूड गैदरिंग करना, ये सारी चीज़ें करना, है ना। लेकिन उस टाइम पर फेमिनिज्म जैसी कोई भी चीज़ थी नहीं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो एडवांटेज है लिविंग ग्रुप का वो उन्हें समझ में आया कि भी यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम साथ में रहेंगे। साथ में क्यों रहेंगे, क्योंकि अकेला एक इंसान जब जाता था, ठीक है, वो अगर मारने की कोशिश करता था तो एक दो बार ऐसा हुआ होगा कि एनिमल ने उसी पर शिकार कर दिया होगा, उसी को मार डाला होगा। फिर क्या हुआ होगा कि कभी एक इंसान गया होगा वहां पर मारने के लिए लोगों को, मतलब जो एनिमल है उसको मारने के लिए, और एनिमल उस पर आक्रमण कर रहा होगा। उसी के आसपास जो दूसरा आदमी है, दूसरा ह्यूमन है, वो भी भटक रहा होगा, उसने उस एनिमल पे आक्रमण कर दिया, तो दोनों की लाइफ बच गई, और वो एनिमल जो है वो भी मर गया। मस्त दोनों ने मिलकर खाना खाया। उनको फिर समझ में आया होगा कि यार अकेले जाने से अच्छा है कि हम यहाँ पर ग्रुप में जाए। ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में शिकार करेंगे, बड़े एनिमल का शिकार करेंगे, क्योंकि अभी छोटे छोटे एनिमल्स का शिकार करके क्या मतलब है, कोरोना वायरस हो सकता है ना, चूहा वगैरह खा लिया तो, बैट वगैरह खा लिया तो, इससे अच्छा है बड़े एनिमल का शिकार करते हैं, साथ में जाएंगे शिकार करके मस्त उसको खाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने झुंड में रहना, ग्रुप में रहना वो शुरू कर दिया होगा। उसका एडवांटेज उन्हें पता चला, है ना, कि मतलब अब यहाँ पर झुंड में रहने की वजह से उनको क्या हुआ कि यहाँ पर लार्ज एनिमल को हम हंट कर सकते हैं, है ना, कंबाइंड एफर्ट्स के साथ। उसी के साथ साथ जो स्केयर फूड है उसे यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि नेचुरल कैलेमिटी जो है उससे भी बचना यहाँ पर काफी आसान हो जाता है। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो साथ में रहेंगे तो भैया यहाँ पर अच्छे तरीके से वो रह सकते हैं। उसी के साथ साथ ये जो सोसाइटी थी ना, ये सोसाइटी क्या ऐसी थी कि किसी में ऊंच है किसी में नीच है, कोई ऐसी थी बिल्कुल नहीं। क्योंकि सब यहाँ पर एक ही जानवर का शिकार करने के लिए जा रहे हैं, सब यहाँ पर बड़े जानवर का शिकार करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इगैलिटेरियन सोसाइटी हमें देखने को मिलती थी। इगैलिटेरियन मतलब क्या है, जहाँ पर इक्वालिटी जो है वो देखने को मिले, ठीक है। इसलिए बिना किसी सोशल इनइक्वालिटी के हमें सोसाइटी देखने को मिलती थी। तो ये भी देखिए एक एक पॉइंट जो है, ये सिर्फ मैं यहाँ पर आपको स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ये एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि जो ओल्ड स्टोन एज है, सोशल लाइफ, नीचे दिए गए में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है सोशल लाइफ के बारे में। पहला आ सकता है कि वो झुंड में भी रहते थे,
उसके एडवांटेज उन्हें पता था। दूसरा पूछा जा सकता है कि इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, ठीक है। तीसरा पूछा जा सकता है कि फैमिली टाइज जो है वो भी वहां पर देखने को मिलते थे। तो इसमें से पहले दो तो बिल्कुल सही रहेंगे, तीसरा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिना किसी फैमिली टाइज के ये लोग रहते थे, कोई फैमिली टाइज नहीं थे कि साथ में जा रहे हैं शिकार कर रहे हैं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है। कुछ पता ही नहीं था ना यार फैमिली होती क्या है। तो इस तरीके से ये लोग रहा करते थे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ठीक है। मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चंस भी बता दिया करूंगा। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। और फिर अगर हम और सोशल लाइफ देखें तो हमें जो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कि मतलब अगर कोई शिकार पर चला गया एक इंसान, ठीक है, और अगर उस पर शिकारी जो मतलब जानवर है वो अगर शिकार करने के लिए आ जाता है तो कैसे कम्युनिकेट करता था? कैसी वो ऐसे चिल्लाता था, या फिर कुछ कम्युनिकेट भी करता था, या फिर अगर कोई चीज़ उसको चाहिए तो कैसे वो मांगता था, क्या लिखते थे, कुछ हमारे पास उसके बारे में जानकारी नहीं है। उसी के साथ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है उन्होंने रिवील किया है कि देयर पास्ट टाइम एक्टिविटी लाइक पेंटिंग एंड आर्ट्स। मतलब वो अगर बोर होते थे तो क्या करते थे? आज जैसे हम क्या करते हैं, मोबाइल में गेम खेलने लग जाते हैं, पबजी वाले हैं क्या, इस तरीके के गेम खेलने लग जाते हैं, या फिर अलग अलग कोई फालतू के वीडियोस देखने लग जाते हैं, है ना, जिसका हमारे गोल से कोई लेना नहीं है। उस टाइम पर वो क्या किया करते थे? उस टाइम पर वो पेंटिंग किया करते थे। जब उनका पेट भरा हुआ है, जब उन्हें हंटिंग पर जाना नहीं है, पेंटिंग किया करते थे, कोई आर्ट्स किया करते थे। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पेंटिंग्स की वजह से हमने देखी है ना, ये पेंटिंग्स मिली है हमें। कुछ पेंटिंग जो है फाउंड की गई ऑन द रॉक्स एंड केव्स ऑफ भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलती है, ठीक है, और बाकी अलग अलग जगहों पर भी हमें देखने को मिलता है। ये बेसिकली अगर देखा जाए आर्ट एंड कल्चर का ये पार्ट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, भीमबेटका काफी इंपॉर्टेंट है। आप आर्ट एंड कल्चर देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री देखिए, बहुत सारी जगहों पर आपको भीमबेटका जो है दिखाई देगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे पेंट जो है वो किस तरीके से बनाए जाते थे, क्योंकि इतने साल तक मतलब आप देखिए अभी कि अगर अभी हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो 1 साल में या 2 साल में वो खराब हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। उस टाइम पर वो पेंटिंग किस तरीके से बनाया करते थे, क्या इस्तेमाल किया करते थे? तो पेंट जो है वो बनाया करते थे चारकोल का मिक्स करके, ठीक है, चारकोल, अर्थ, एनिमल फैट एंड वाटर, ये सब का इस्तेमाल करके। सीधा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो पेंटिंग है, जो पेंट्स है, वो किस तरीके से बनाया करते थे, क्या क्या मिक्स किया करते थे, सीधा आपको स्टेटमेंट आ सकता है। उसी के साथ रॉक्स जो है उनको वर ग्राउंडेड अप, ठीक है, मिक्स किया करते थे, फैट्स एंड पेस्ट वॉज अप्लाइड विद द फिंगर्स, जो उंगलियां है उसके जरिए वो अप्लाई किया करते थे। मतलब यहाँ पर कोई ब्रश वश नहीं था कि ब्रश के जरिए पेंटिंग बनाए, उंगलियों से वो पेंटिंग जो है बनाया करते थे। मतलब सोचिए आप, क्या आर्ट था उनके पास भी, है ना। बहुत खूबसूरत तरीके का आर्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, किस तरीके की जो पेंटिंग्स है वो हमें दिखाई देती है। ये उस टाइम का आदमी नहीं है, ये अभी का आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। नहीं तो अरे बाप रे, उस टाइम पे आदमी जो है वो इस तरह की पेंटिंग, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिलती है, जो आपको क्वेश्चन सीधा इस पर आ सकता है कि नॉलेज ऑफ फायर जो है वो आ चुका था। अगर हम पैलियोलिथिक एज मतलब ओल्ड स्टोन एज देखते हैं तो फायर का जो नॉलेज है, मतलब जो आग है, उसका भी नॉलेज आ चुका था, लेकिन लेटर स्टेज में, ठीक है। मतलब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि ओल्ड स्टोन एज में फायर का नॉलेज था, बिल्कुल था, जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन लेटर स्टेज में था। अर्ली स्टेज अगर उसमें ऐड कर दिया जाता है कि अर्ली स्टेज में था तो वो गलत रहेगा, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर कैसे हमें देखने को मिलता है, जो पैलियोलिथिक साइट्स है वहां पर हमें एशेज जो है उसका भी प्रेजेंस देखने को मिलता है। ये कैसे पता चला कि आग वाग रखते होंगे? तो एशेज जो है वो देखने को मिली है, जो राख है ना वो देखने को मिला है। मतलब आप सोचिए इतना पुराना राख हमें देखने को मिली, इससे पता चला है कि भैया आग भी वो लगाया करते थे। एवरेज लाइफ स्पैन अगर हम देखें उस टाइम के जो इंसान रहते थे उनका, तो हमें देखने को मिलता है 20 to 25 ईयर्स। मतलब आज 20 to 25 ईयर्स का जो लड़का होता है, उसे, लड़का या लड़की कोई भी बोलो यार, उसे, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं कि लाइफ में करना क्या है। उस टाइम तक तो मर जाया करते थे उस टाइम के लोग, ठीक है, क्योंकि लाइफ में क्या था, सिर्फ जाओ, वो शिकार करो और खाओ और सो जाओ, और कुछ अगर किसी में कोई आर्ट है, टाइम पास करना है तो पेंटिंग वेंटिंग बनाओ, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली मरते क्यों थे इतना, क्यों एवरेज लाइफ है? नेचुरल थ्रेड्स, सोए हुए हैं, शेर आ गया खा लिया, है ना, क्योंकि जंगलों में रहा करते थे, वहीं भटका करते थे, जो एनिमल्स है वो मार देते थे, या फिर कोई डिसीज हो जाते थे, है ना। उस टाइम पे तो कोई मेडिसिनल कोई चीज़ें थी नहीं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से उनकी जो एज है, एवरेज एज, वो भी काफ़ी कम हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर सोशल लाइफ की अगर हम समरी करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि काफ़ी प्रिमिटिव थे। उसी के साथ साथ नोमेडिक लाइफ थी, मतलब यहाँ पर क्या है, ज़्यादा फूड जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। उसी के साथ साथ सोर्स ऑफ सर्वाइवल उनका हंटिंग ही था, हंटिंग गैदरिंग बोलिए। उसी के साथ साथ इगैलिटेरियन सोसाइटी थी उनकी। इगैलिटेरियन मतलब जहाँ इक्वालिटी थी, जहाँ भेदभाव नहीं था, सभी लोग एक तरीके के थे।
उसी के साथ लैंग्वेज का काफ़ी कम जो नॉलेज है वो है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसका भी हमें कम सोर्स देखने को मिलता है। पेंटिंग जो है वो उनका पास टाइम था। उसी के साथ लेटर स्टेज में अगर हम देखें, आगे के एज में देखें तो फायर जो है उसका भी नॉलेज था। एवरेज लाइफ स्पैन अगर हम देखें 20 to 25 ईयर्स जो है वो देखने को मिलता है। क्यों? उसका कारण है कि जो नेचुरल थ्रेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो समरी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरे जो लेक्चर है उसका रिवीजन आपका यहाँ पर हो गया है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं इकोनॉमिक लाइफ को। इकोनॉमिक लाइफ, हंटर गैदरर इकोनॉमी। यहाँ पर इकोनॉमी देखे तो पैसा वैसा होगा क्या? नहीं, पैसे वैसे की जरूरत ही क्या थी? सब कुछ फ्री में मिल रहा है, एनिमल्स को मारो खाओ बिंदास, कोई वहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। सिर्फ एनिमल जो है उसके बचाव में अगर वो शिकार कर लेता है तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हंटर गैदरर इकोनॉमी थी। हंटिंग एंड फिशिंग और नॉमेडिक हीडर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते थे। तो हंटिंग एंड फिशिंग मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि जो एनिमल्स है उनकी हंटिंग या फिर फिशिंग जो है वो लोग किया करते थे, फिश खाया करते थे। और फिर यहाँ पर नॉमेडिक जो हर्डर्स है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते थे, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे पेस्टोरिट्स, ठीक है, चारवाहे, मतलब पीपल जो है, पीपल हु रियर एनिमल्स एंड मूव अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर पेस्टोरीज। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पेस्टोरिस्ट कौन थे? जो एनिमल्स जो है उन्हें यहाँ पर अपने साथ रखा करते थे और प्लेस टू प्लेस यहाँ पर घुमा करते थे फॉर पेस्टोरीज। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके की इकोनॉमी थी? हंटरर एंड गैदरर टाइप की इकोनॉमी थी, मतलब हंटिंग करते जाओ और गैदर करते जाओ। इसी तरीके की इकोनॉमी जो है उनकी हमें देखने को मिलती थी। उसी के साथ साथ अगर हम और इकोनॉमी देखें तो प्राइमरी इकोनॉमी और सेकेंडरी इकोनॉमी, इस तरीके की इकोनॉमी थी। मतलब आज अगर हम देखें तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी सेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर उस टाइम पर अगर हम देखें तो प्राइमरी इकोनॉमी सेकेंडरी इकोनॉमी देखने को मिलती थी। अब ये इकोनॉमी मतलब क्या है? प्राइमरी इकोनॉमी अगर आप देखो तो लोग जो है हैड नो नॉलेज ऑफ कल्टीवेशन, लेकिन कुछ वाइल्ड प्लांट जो है वो जरूर ग्रो किया करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इंसान रहा होगा, उसने कोई फ्रूट खाया होगा और फिर उसका जो बीज है वो फेंक दिया होगा, वहां से वो पेड़ उगना शुरू हुआ होगा, तब जाके उसको पता चला कि हम भी उगा सकते हैं। नहीं तो फिर नेचुरली जो उग रहे हैं वही वो खाते थे, वही वो खाया करते होंगे, है ना। तो इसीलिए लोग जो है उनको नॉलेज नहीं था कल्टीवेशन का कि कौन सी चीज हमें खाना चाहिए, कौन सा अनाज खाना चाहिए, लेकिन वो वाइल्ड प्लांट जो है कुछ ग्रो किया करते थे। ह्यूमन बींग जो है वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी किया करते थे। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधा आपको पूछ सकते हैं कि पाला करते थे क्या? बिल्कुल, ह्यूमन जो है वो यहाँ पर डोमेस्टिकेट करना भी शुरू कर दिया था उन्होंने। उसी के साथ साथ यहाँ पर डॉग जो है, जो कुत्ते हैं, उनका एविडेंस यहाँ पर मिला है कि वो डोमेस्टिकेट किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर मतलब पता नहीं चल पाया है कि फॉर मीट या फिर हंटिंग पर्पस के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके देखने को डोमेस्टिकेट किया करते थे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से डॉग जो है वो पाला करते होंगे। अगर हम सेकेंडरी इकोनॉमी, ये तो प्राइमरी इकोनॉमी हो गई, सेकेंडरी इकोनॉमी अगर हम देखें तो पीपल डिड नॉट हैव मच नॉलेज ऑफ हाउस बिल्डिंग्स, ठीक है, एंड पोट्री और कास्टिंग ऑफ एनी मेटल्स। तो यहाँ पर मेटल जो है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी नहीं, इसलिए हमें स्टोन एज देखने को मिलता है, सब कुछ स्टोन का था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो क्रूड पॉट्स होते हैं या फिर प्रिमिटिव आर्टिफैक्ट्स होते हैं, इनका यहाँ पर थोड़ा बहुत बनना यहाँ पर देखने को मिल रहा था। मतलब क्या है बेसिकली कि जाओ, हर बार जाओ, पानी जो है वो अब जो नदी है वहीं पर जाकर पियो। इससे अच्छा उन्होंने कुछ किया होगा कि भैया ये एक थोड़ा सा बाउल टाइप दिख रहा है, इसमें से पानी लेकर जाते हैं, फिर उसके लेकर जाते हैं, उसकी तबियत अगर खराब हो गई हो तो, है ना। फिर उनको लगा होगा यार ये तो एकदम ही छोटा है, जो पत्थर पत्थर में एक आधा होता है ना, कभी होल हो जाता है, फिर उनको लगा होगा हम बना भी सकते हैं, तो उन्होंने थोड़ा ठोक ठाक के उसको बनाना शुरू किया होगा। फिर बड़े बड़े से पॉट जो है वो भी यहाँ पर देखने को, तो क्रूड पॉट जो होते हैं, क्रूड मतलब क्या है, एकदम ही रफ पॉट्स, ऐसा नहीं एकदम शेप वेप मिला हुआ है, कि सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें लेकर जाने के लिए, है ना। या फिर अगर कोई जो बच्चा है वो कोई दूर बैठा हुआ है तो उसके पास वो पीसेस जो है वो लेकर चले गए। तो इस तरीके से हमें जो इकोनॉमिक लाइफ है, सेकेंडरी इकोनॉमी इस तरीके से देखने को मिलती थी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ी मोटी पोट्री जो है, रफ पोट्री, वो बनाई जाती थी। और फिर उसके टूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टूल्स जो है, ये यहाँ पर काफ़ी खतरनाक टूल्स जो है वो देखने को मिलते थे। अगर आप पहले की बात करो तो टूल जो है इतने शार्प नहीं हुआ करते थे। एक बड़े बड़े टूल जो है वो लेकर मारो, सीधा दे, दना दन दन। तो जो स्टोन्स है उनका ही यहाँ पर टूल्स में इस्तेमाल किया जाता है, तो स्टोन टूल जो है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और ह्यूमंस जो है देन यूज क्रूड स्टोन टूल्स, ठीक है, हैंड साइज या फिर लार्ज पेबल्स जो है वो हंटिंग के लिए, कि ये लो पकड़ो और मारो, दे दना दन दन। ठीक है, तो हैंड स्टोन मतलब इस तरीके से हमें देखने को मिलते थे। और उसी के टूल्स जो है वो ज़्यादा शार्प नहीं थे। अगर हम स्टार्टिंग का पार्ट देखें तो स्टोन्स के जो बने हुए टूल्स है वो ज़्यादा शार्प नहीं हुआ करते थे,
इसीलिए एक बार में शायद ही मरते होंगे कोई जानवर, 3-4 बार उन्हें मारना पड़ता होगा। अनपॉलिश थे, अनड्रेस, रफ स्टोन हमें देखने को मिलते थे, ठीक है। इस तरीके के टूल्स जो है वो हमें इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल रहे थे। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखो तो जो चिप्ड स्टोन टूल्स है या फिर जो पेबल्स है वो इस्तेमाल किए जाते थे। किसके लिए इस्तेमाल होते थे? बट ऑब्वियस है, जो हंटिंग है उसी के लिए इस्तेमाल करते होंगे। उसी के साथ साथ जो स्किनी डेड एनिमल्स है उनकी जो स्किन है वो निकालने के लिए या फिर उसको कट करने के लिए जो ये टूल्स है उसका इस्तेमाल होता होगा। जो बोन्स है उसको यहाँ पर तोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल होता होगा, है ना। तो इसके लिए वो इस्तेमाल करते थे, है ना। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे स्टोन जो है इम्प्लीमेंट्स वर मेड ऑफ हार्ड रॉक नोन एज क्वार्ट्जाइट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए। ये अगर टाइम पीरियड हम देखें तो कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि जो फायर है उसका भी उनको नॉलेज था, डोमेस्टिकेट भी किया करते थे। जो टूल्स है उसमें ये जो है क्वार्ट्जाइट ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए ही रखिए, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्ली मैन जो है उसे यहाँ पर क्वार्ट्जाइट मैन भी कहा जाता था, ठीक है। उसी वजह से, इसी के वजह से यहाँ पर क्वार्ट्जाइट मैन जो है ये भी कहा जाता था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से। क्लियर है। अब उसी के साथ साथ टूल्स के बारे में और देखें तो टूल जो है वो 3 पीरियड जो है पैलेलिथिक एज का उसमें हमें देखने को मिलता है। मतलब लोअर जिसमें हैंड एक्स या फिर क्लेवरर जो है वो देखने को मिलता है इस तरीके का, ठीक है। लोअर, मिडल और अपर हमने देखा था ना पैलेलिथिक एज। वही अगर हम देखें फिर मिडल, उसमें फ्लेग जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर होता था। और फिर उसके बाद अगर हम देखें अपर तो उसमें फ्लेक्स और ब्लेड जो है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर ज़्यादा शार्प होते जा रहे हैं, है ना, ज़्यादा रिफाइंड होते जा रहे हैं जो टूल्स है वो। तो डायरेक्टली आपको मैथ्स द पेपर में पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पर ये दिया जा सकता है लोअर पैलेलिथिक, मिडल पैलेलिथिक और अपर पैलेलिथिक। यहाँ पर आपको दिया जा सकता है हैंड, एक्स, क्लेवरर, यहाँ पर दिया जा सकता है फ्लेक्स, यहाँ पर दिया जा सकता है ब्लेड्स। तो जैसे जैसे एडवांस होते जाएंगे टूल्स वैसे वैसे हम आगे जा रहे हैं, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन ये भी एडवांस कौन सा है ये भी आप पता नहीं तो आप हैंड एक जो है उससे ज़्यादा एडवांस समझ लोगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो ये भी पॉइंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर की पॉइंट्स अगर हम देखें पैलेलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज का, तो हमें कौन कौन से देखने को मिलता है। तो ये देखने को मिलता है कि कुछ प्रीलिम्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मतलब ये आप देखिए स्टेट पीएससी में आपको काम आ सकता है। जहाँ जहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री है वहाँ वहाँ पर ये जो पॉइंट्स है आपको काफ़ी काम आ सकता है। तो पहला है यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री किसे कहा जाता है? रॉबर्ट फूटे, इसे कहा जाता है। सीधा आपको क्वेश्चन आ सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है किसे कहा जाता है, नीचे देखे में से किसे फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म जो है पैलेलिथिक की किसने कॉइन किया था? तो ये कॉइन किया गया था आर्कियोलॉजिस्ट जॉन लुबोक जो है उसके द्वारा। फिर तीसरा यहाँ पर आता है प्रिमिटिव लोग जो है वो शॉर्टर थे हाइट में और ब्रेन जो है वो भी उनका छोटा था, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में देनी है कि हमें राजा जो लोग थे, जब राजा रजवाड़े थे उस टाइम पे हमें छवि है कि बहुत ऊंचे ऊंचे थे, है ना। और इसीलिए हम सोचेंगे कि भैया ये पहले से ही काफ़ी ऊंचे ऊंचे रहते होंगे, अभी हम यहाँ पर छोटे हो गए, ऐसा नहीं है। ये जो हाइट है ये पहले उनकी शॉर्टर थी, ठीक है। और ब्रेन जो है वो भी उनका काफ़ी छोटा था। उसी के साथ साथ पल्लावरम और अट्रीपक्कम ये जो टूल साइट्स है ये देखने को मिलते हैं तमिलनाडु इंडिया में, ठीक है। तो ये भी आपको सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। और जो पल्लावरम जो हेडेक्स है ये फर्स्ट टूल है जो डिस्कवर किया गया इंडिया में रॉबर्ट फूटे के द्वारा, ठीक है, तमिलनाडु इंडिया में। तो ये भी आपको पूछा सकता है कि ये साइट कहाँ पर है, कौन से स्टेट में ये पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता रहना, तमिलनाडु में, साउथ में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तमिलनाडु में आपको पता रहना चाहिए। उसी के साथ साथ पहला जो टूल है वो कौन सा डिस्कवर किया गया था? पल्लावरम हेडेक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ पैलेलिथिक एज के रिगार्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो रॉबर्ट फूटे, यहाँ पर जो फोटोज है जो अभी हमने फैक्चुअल चीज़ें देखी उनके फोटोज यहाँ पर दिए गए हैं। उसी के साथ जॉन लुबोक प्रिमिटिव मैन इस तरीके हमें दिखाई देते थे, उनका ब्रेन भी काफ़ी छोटा था। क्वार्ट्जाइट मैन, ठीक है, इस तरीके से। और पल्लावरम यहाँ पर आप देख सकते हो जो टूल्स हमें सबसे पहले डिस्कवर किए गए थे। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट इसमें हम आगे की जो चीज़ें हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पीडीएफ जो है काफ़ी काम आएगी क्योंकि रिवीजन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो एंशिएंट हिस्ट्री में मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरे तो कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं आपके तरफ से भी ये एफर्ट्स चाहूँगा कि आप भी उतनी अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिवीजन। यहाँ पर समझने से ज़्यादा रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितनी ज़्यादा रिवीजन हो सके उतनी ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या होगा आपका सारी जो पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें हैं वो याद रहेगी और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद।